हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 8 अप्रैल और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं प्रारंभ प्रोग्राम। हम सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। हाल ही में जुआंग ट्राइब काफी चर्चा में रही है, इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के बारे में। गंगा वाटर ट्रीटी 1996 के बारे में देखेंगे। नागोया प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये जो देश है अल्जीरिया, इसके बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। It is the full form of the outreach program Prarambh recently launched by the Income Tax Department. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आयकर विभाग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए प्रारंभ नामक जो ये एक जागरूकता कार्यक्रम है, इसका पूरा नाम क्या है। सो यहाँ पर ये जो प्रारंभ प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं पॉलिसी रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। सेकंड, पब्लिक रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। थर्ड, पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत या फिर पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिलायबल एक्शन फॉर द मिशन विकसित भारत। आपको बताना है हाल ही में ये जो प्रारंभ प्रोग्राम लॉन्च किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो यहाँ पर प्रारंभ का फुल फॉर्म क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये हो जाएगा पब्लिक रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। आप देख सकते हैं। So the Income Tax Department launched the Prarambh Outreach Program alongside the new official website and AI chatbot. So the acronym Prarambh stands for Policy Reform and Responsible Action for Mission Viksit Bharat, representing a major step towards a simplified tax framework. So the program was officially introduced by the Central Board of Direct Taxes Chairman Ravi Agrawal. So, this program aims to facilitate a smooth, phased transition to the upcoming Income Tax Act 2025 through digital services and modernized tax administration. सो अब ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये जो प्रारंभ प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। यहाँ पर जो एआई चैटबॉट की बात की जा रही है, तो आपने देखा कि हाल ही में कर साथी नामक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट है उसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The city of Andhra Pradesh will launch India's first quantum computer as part of a major initiative to become a global technology hub। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र बनने की दिशा में एक बड़ी पहल के तहत आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करेगा या करने वाला है। आपके ऑप्शंस हैं विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति या फिर अमरावती। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो आंध्र प्रदेश की जो सिटी है वो है अमरावती। आप देख सकते हैं Chief Minister N. Chandrababu Naidu announced that Andhra Pradesh is set to launch India's first quantum computer in Amravati on 14th of April 2026. So the launch of India's first quantum computer in Amravati is the cornerstone of the state's ambitious Amravati Quantum Valley project.
So the city will host a specialized ecosystem featuring 8 distinct towers dedicated to advanced research centers, innovation labs, and startup incubators. So, strategic plans for the city include achieving self reliance by indigenously producing quantum computing components within a span of 2 years. सो ये जो अमरावती क्वांटम हब गोल है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका टारगेट है टू पोजीशन आंध्र प्रदेश अमंग द टॉप 5 ग्लोबल क्वांटम हब्स बाय 2030। और इसमें जो की पार्टनर्स हैं वो हैं आईबीएम, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड लार्सन एंड टुब्रो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुआंग ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही ये जो जुआंग जनजाति है, ये मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड या फिर बिहार। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रही जो जुआंग ट्राइब है वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये पाई जाती है ओडिशा राज्य में। आप देख सकते हैं A 16-year-old girl from the Juang tribe in Odisha brought significant social change by transforming village attitudes towards child health and child marriage. So, the Juang tribe is one of the 13 particularly vulnerable tribal groups among the 62 tribes found in Odisha and is mainly concentrated in Keonjhar and Dhenkanal district. So they speak the Juang language, which belongs to the Munda branch of the Austroasiatic language family and follow a structured clan and kingship system. So, traditionally dependent on hunting, gathering, and limited cultivation, they later adopted to basket weaving and barter trade after forest restrictions during the colonial period. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रही ये जो जुआंग ट्राइब है, ये जो ओडिशा की 13 पीवीटीजीज हैं उनके अंतर्गत आती है और ये ओडिशा में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In April 2026, India has dispatched humanitarian assistance and disaster relief materials to which country following devastating floods and earthquakes? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अप्रैल 2026 में भारत ने विनाशकारी बाढ़ और भूकंप के बाद किस देश को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका या फिर म्यांमार। आपको बताना है अप्रैल 2026 में भारत ने विनाशकारी बाढ़ और भूकंप के बाद किस देश को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्री है अफगानिस्तान। आप देख सकते हैं सो इंडिया हैज सेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मटेरियल्स टू अफगानिस्तान to provide immediate relief to those affected by the natural calamities. So, the relief consignment includes critical items such as kitchen sets, hygiene kits, and sleeping bags to assist victims in disaster struck zones. So, to provide temporary housing for displaced families, the aid contains plastic seats, trampolines, and other essential sheltering materials.
The External Affairs Ministry confirmed that India stands in solidarity with the people of Afghanistan during this challenging period. सो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल। यहाँ की करेंसी है अफगानी। और ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पे फ्लड और अर्थक्वेक की समस्या बहुत अधिक देखी गई है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ की बात करें तो इट रिफर्स टू द एड एंड एक्शन टेकन टू हेल्प पीपल हु आर विक्टिम्स ऑफ द नेचुरल डिजास्टर और अदर इमरजेंसी। इंडिया की बात करें तो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो कोऑर्डिनेट करती है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशंस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements are correct in respect of Ganga Water Treaty? सो यहाँ पर जो गंगा जल संधि 1996 है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है और बताना है कि गंगा वाटर ट्रीटी से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट was signed between India and Bangladesh for sharing dry season flow of the Ganga at Farakka. Second, the treaty has a duration of 30 years. And third, it guarantees equal water sharing in all flow conditions. अब आपको बताना है गंगा वाटर ट्रीटी से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और ये ट्रीटी साइन की गई थी 1996 में। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। So the treaty is between India and Bangladesh and it focuses on water sharing at Farakka Viraj in West Bengal. So the main issue was a lean season यानी कि dry season water availability. So this treaty aims to ensure equitable distribution during low flow months जो कि होता है between January to May. So it replaced earlier temporary or ad hoc water sharing arrangements. ये जो गंगा वाटर ट्रीटी है इसको साइन किया गया था 1996 में एंड इट हैज अ फिक्स्ड वैलिडिटी ऑफ 30 इयर्स यानी कि 2026 में ये ट्रीटी एक्सपायर हो रही है। सो आफ्टर एक्सपायरी इट रिक्वायर्स रिन्यूअल और रीनेगोशिएशन। So this long duration was meant to provide stability in bilateral relations and it reflects a long-term cooperative water sharing framework. So this treaty does not ensure equal sharing at all times. Water distribution depends on actual availability at Farakka and a sharing formula is applied based on the flow levels. So during extremely low flow, consultation mechanism is used instead of fixed sharing. Hence, no absolute guarantee of equal division exists. तो आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में न्यूज में रहा ये जो गंगा वाटर ट्रीटी है इसको साइन किया गया था 1996 में बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to Nagoya Protocol, consider the following statements. सो यहाँ पर नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। एंड सेकेंड
It aims to ensure the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources. And third, the protocol covers traditional knowledge associated with the genetic resources held by indigenous and local communities. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपका केवल दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो स्टेटमेंट है सेकंड और थर्ड। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। So, Nagoya Protocol is a landmark international treaty that functions as a supplementary agreement to the Convention on Biological Diversity, not sides. So, the primary objective of the protocol is to implement one of the three core goals of the Convention on Biological Diversity. So, the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources. This involves creating a transparent legal framework for both providers and users of these resources. The protocol explicitly addresses the utilization of genetic resources and the traditional knowledge associated with them. So it mandates that when such knowledge is accessed, it must be done with the prior informed consent or approval and involvement of the indigenous and local communities, and that mutually agreed terms for the benefit sharing must be established. इंडिया की बात करें तो इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट पार्टी टू दिस प्रोटोकॉल हैविंग ratified it in 2012. The protocol is essential for preventing biopiracy and ensuring that the conservation of biological diversity is supported by the economic benefits derived from its use. So, by providing legal certainty and transparency, it encourages research and development while protecting the rights of sovereign nations over their natural resources. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये जो नागोया प्रोटोकॉल है ये संबंधित है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद अल्जीरिया। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्जीरिया के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। आपके ऑप्शंस हैं ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट और मोरक्को। अब नीचे दिए गए कोड्स का उपयोग करना है और आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं अल्जीरिया से। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये कंट्रीज हैं ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर और मोरक्को। अल्जीरिया जो है वो अपना लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है इजिप्ट से। आप यहां देख सकते हैं Algeria, the largest country in Africa and the Arab world, is located in the Maghreb region of the North Africa. So it has a complex geography and shares land border with the seven entities. These include Tunisia from northeast, Libya from east, Niger southeast, Mali and Mauritania from southwest, Western Sahara from the west, and Morocco from northwest.
So, Egypt does not share a border with Algeria and it is separated from Algeria by Libya. So, geographically, Algeria is dominated by the Sahara Desert, which covers more than 80% of its territory. The northern part of the country features the Atlas Mountains and the fertile Tail region along the Mediterranean coast where the majority of population resides. So, strategically, Algeria is vital for India's energy security as a major producer of oil and natural gas. Additionally, it is a key source of phosphate and urea, which are critical for India's agricultural sector. So, the recent seventh round of Foreign Office consultations in Algeria's emphasized strengthening cooperation in sectors like pharmaceuticals, mining, and counter terrorism. So, आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.